गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो हमारा सीरीज है, यहाँ हम यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर। और यहाँ हमने 19 का पेपर, 18 का पेपर और 17 का पेपर यूपीएससी प्रीलिम्स का ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख सकते हो। आज हम 16 का पेपर सॉल्व करेंगे। 2016 का पेपर जो है हम सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से इसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं पता है, उसके बाद आपको किस तरह से अटेम्प्ट लेना चाहिए, किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, ये भी हम देखेंगे। दूसरा और इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि अगर आपको इसका क्वेश्चन चाहिए, ये जो क्वेश्चन है ये देखो, बुकलेट सीरीज ए है, 2016 का पेपर का बुकलेट सीरीज ए है। अगर ये पेपर चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन कर लो, वहाँ मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक अपने 17वां पे लैप्स हो जाता है। 17वां क्या होता है? लोकसभा में 3 सत्र होते हैं। कौन सा? शीत सत्र, मानसून सत्र और ग्रीष्म सत्र। तो क्या तीनों सत्र में किसी भी सत्र की समाप्ति के बाद लोकसभा में लंबित विधेयक लैप्स होता है? बिल्कुल नहीं। लोकसभा में लंबित विधेयक तभी लैप्स होगा जब लोकसभा का विघटन होगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेकंड देख लो कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पे व्यपगत नहीं होगा। बिल्कुल सही है। मान लो राज्यसभा में अगर कोई विधेयक पहुंच गया और लोकसभा अगर विघटन हो जाता है तो भी वो लैप्स नहीं होगा। राज्यसभा में अगर मान लो कोई विधेयक पहुंच गया और लोकसभा अगर लैप्स हो गया, लोकसभा का विघटन हो गया, तो राज्यसभा में पहुंचने के बाद ही वो नष्ट नहीं होगा, वो लैप्स नहीं होगा। क्लियर है? तो इसका क्या हो गया? इसका आंसर हो जाएगा बी। सेकेंड क्वेश्चन जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर के है। 2016 तक ये जो है IFPRI के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। अभी किस संस्थान के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स प्रकाशित किया जाता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। तो जो है भूखमरी सूचकांक जो है, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के लिए ये तीनों ही पैमाना था। अल्पपोषण भी था, शिशु वृद्धि रोकन भी था और शिशु मृत्यु दर भी था। आंसर क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 3, साल दर साल घाटे का बजट रहा है। घाटे को बजट करने के लिए सरकार निम्नलिखित में कौन सी कार्रवाई कर सकती है? तो सरकार क्या कर सकता है? पहले क्या नहीं कर सकता? देखो टेक्निकली आपको पहले ये पकड़ना चाहिए, सरकार को क्या नहीं करना चाहिए राजस्व घाटा को कम करने के लिए। क्वेश्चन एक बी जो है, यहाँ पे 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो पढ़ो कि नवीन कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करना। अगर मान लो सरकार कोई कल्याणकारी योजना प्रारंभ करने वाली है, मान लो सरकार मछली पालन को लेकर के एक परियोजना पालन कर रही है, तो इस परियोजना को अगर शुरुआत करने वाली है सरकार, उसमें सरकार को मान लेते हैं कि 1 लाख करोड़ का खर्च आएगा। तो 1 लाख करोड़ का अगर खर्च आएगा तो राजस्व घाटा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। टेक्निकली क्लियर है कि सरकार अगर कोई परियोजना, नई परियोजना लाने वाली है तो उसमें सरकार का पैसा इन्वेस्ट होगा, तो राजस्व घाटा जो है बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो अगर हम देखो अगर हम दूसरा स्टेटमेंट गलत कर देते हैं तो देखो बी होगा नहीं और डी होगा नहीं। तो पहला तो या तो ए होगा या सी होगा, और ए और सी दोनों में कॉमन है पहला स्टेटमेंट। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अब बाय डिफ़ॉल्ट फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाता है, दूसरा तो गलत है ही। अब देखो तीसरा स्टेटमेंट, देखो सब्सिडी को युक्ति संगत बनाना। सब्सिडी को युक्ति संगत मतलब कहाँ? जहाँ सब्सिडी की जरूरत होगी वहीं देना, उसका रिव्यू करना, तो ये भी जरूरी है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया कौन सा? सी हो गया हमारा आंसर। सब्सिडी को युक्ति संगत बनाना भी एक ऑप्शन है। जहाँ सब्सिडी की आवश्यकता है वहीं पे देना, जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ सब्सिडी के हाथ खींच लेना सरकार का, तो इससे सरकार का इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पेमेंट बैंक को लेकर के है। पेमेंट बैंक का जो कॉन्सेप्ट है, देखो 16 का जो क्वेश्चन आया था ना, वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो था वो बेस्ड था करेंट के क्वेश्चन पे, और यही कारण है कि 16 का जो है कट ऑफ काफ़ी हाई गया था। क्लियर है? और ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है करेंट पे ही क्वेश्चन बेस्ड है।
पेमेंट बैंक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि पेमेंट बैंक लोन नहीं देता, ऋण नहीं देता। तो पेमेंट बैंक अगर ऋण नहीं देगा तो क्रेडिट कार्ड भी पेमेंट बैंक इशू नहीं करेगा। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या हुआ? क्रेडिट कार्ड का मतलब हुआ कि ऋण दे रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करेगा, बाकी सारा काम करेगा। पेमेंट बैंक ऋण नहीं देगा, लोन नहीं देगा, बाकी सारा काम करेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अगर दूसरा हमारा गलत आप कर लेते हो तो ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, बचा एक ही ऑप्शन बी। बी बिल्कुल सही है। अधिक इसको मतलब अधिक इसमें रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, आपको आंसर मिल गया, मूव ऑन। एग्जामिनेशन में से बहुत कम समय आपके पास होता है। लाइफ हाई टेक्नोलॉजी, LIFI, ये भी करंट का क्वेश्चन था। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है। यह उच्च गति से डेटा संचरण करता है, इसका स्पीड वाईफाई से कहीं गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट सी इसका, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। INDC, ये भी करंट का क्वेश्चन है। INDC, पेरिस क्लाइमेट चेंज हुआ था 15 में, और INDC इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, हर एक देश को अपना बोला गया था कि आप अपना लक्ष्य तय कर लीजिए, जो आपको कार्बन इमिशन तय करना, कम करना है, उसका लक्ष्य आप खुद तय कर लें। तो इसके लिए INDC आया था। तो ये किससे संबंधित है? तो ये बी हो गया, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों के द्वारा बनाई गई कार्य योजना। उदय स्कीम, ये भी करंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर डी हो जाएगा, विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय काया पलट और पुनरुत्थान के लिए प्रबंध करना। तो उदय क्यों लाया गया? तो जो विद्युत कंपनी थी, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी थी, वो घाटे में चल रही थी और सरकार इसका मदद करने के लिए लाया था उदय योजना। क्वेश्चन नंबर 8, मसाला बॉन्ड, IFC मसाला बॉन्ड। तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे IFC, तो निश्चित तौर पे इसे IFC प्रस्तावित करता है, वो IFC जो वर्ल्ड बैंक का एक शाखा है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो क्वेश्चन से आपको समझ जाएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है IFC मसाला बॉन्ड, तो इसमें अगर फर्स्ट स्टेटमेंट अगर पढ़ो तो IFC वित्त बैंक जो बॉन्डों को प्रस्तावित करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ये रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, बिल्कुल IFC मसाला बॉन्ड रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का भी दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित था। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर तय होती थी, यानी जिस तरह की क्वालिटी का भूमि होता था उस तरह से भू राजस्व की दर जो है तय होता था। दूसरा, कारखानाओं के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर लेते थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन भारत के निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी शुंग शासक के संस्थापक की पुत्र की कहानी है? मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। देखो इसमें दो नाम है, मालविका और अग्निमित्र। मालविका और अग्निमित्र जो शुंग वंश के संस्थापक के उनके पुत्र थे अग्निमित्र, जो बाद में शुंग वंश के एक प्रतापी राजा भी बने हैं, और उनकी एक मालविका की जो है कहानी थी, मालविका अग्निमित्रम। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही है, और इसे लिखे थे कालिदास ने। एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स के लिए क्वेश्चन नंबर 11, ये तीनों ही संबंधित हैं WTO मामला से। WTO में सब्सिडी को लेकर के एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स संबंधित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये सब। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किसको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है? पूंजी बजट, देखो मैं इंग्लिश में चलता हूं। कैपिटल बजट वो बजट होता है जहां सरकार इन्वेस्टमेंट करती है और सरकार को उम्मीद होता है कि आने वाले समय में उस इन्वेस्टमेंट का सरकार को लाभ होगा, राइट। जैसे मान लो एक रेवेन्यू बजट होता है। रेवेन्यू बजट क्या होता है कि सरकार अगर मान लेते हैं कि किसी को पैसा देती है और सरकार का उसका कोई ध्येय नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता, राइट, सरकार को कुछ उसकी प्राप्ति होगी इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन को कहा जाता है रेवेन्यू बजट। जैसे मान लो कोई आपदा आई,
और आपदा में सरकार ने मदद की तो वो रेवेन्यू बजट के अंतर्गत आएगा। किसी राज्य को कोई अनुदान दे दिया तो वो रेवेन्यू बजट के अंतर्गत आएगा। लेकिन किसी राज्य को अगर सरकार कोई ऋण देती है, लोन देती है, अगर मान लो किसी राज्य को केंद्र सरकार ने लोन दिया, तो लोन दिया तो फिर उस लोन को सरकार रिकवर भी तो करेगी। लोन का जो है ऋण सहित जो है, लोन का जो है इंटरेस्ट सहित फिर जाकर के केंद्र सरकार को मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में इसे कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल बजट। तो इसमें पहला स्टेटमेंट भी सही है। लोन रिसिप्ट फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, ये भी सही है। और लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ये भी सही है। तो इसका मेरे ख्याल से आंसर डी होना चाहिए, राइट। सॉरी, क्वेश्चन नंबर ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे हम मूव करते हैं। हाँ, 13 पे मूव करते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, कॉम्बैट इसको कहा जाता है UNCCD, कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इसकी हाल फिलहाल में मीटिंग हुई इंडिया में 2019 में, तो ये भी याद रखना है, 2020 के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो पढ़ो। इट हैज़ ए स्पेशल या पर्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन एंड इट इज सेक्रेटेड फैसिलिटेड टू एलोकेशन ऑफ मेजर पोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ दिस रीजन। ये गलत लग रहा, क्यों गलत लग रहा कि क्या इसका स्पेशल फोकस होना चाहिए साउथ एशिया पे ही फोकस है? बिल्कुल गलत है, इस तरह का नहीं है। क्या मिडिल ईस्ट पे इसका फोकस नहीं है? मिडिल ईस्ट पे भी इसका फोकस है। वो जगह जहाँ की ज़मीन मरुस्थल बन रही है वहाँ पे इसका फोकस्ड है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो क्वेश्चन नंबर, आप देखो सेकेंड स्टेटमेंट अगर गलत हुआ तो बी तो होगा नहीं और डी होगा नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट ए होगा। बाय डिफ़ॉल्ट पहला स्टेटमेंट सही होगा, दूसरा गलत है तो पहला बाय डिफ़ॉल्ट सही होगा। तीसरा देख लो, इट इज़ कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच इंकरेजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन कॉम्बेटिंग डिजर्टिफिकेशन। कॉम्बेटिंग मतलब होता है कि रोकना, रोकथाम के लिए। डिजिटिफिकेशन के रोकथाम के लिए बॉटम अप अप्रोच यूज करता है, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। तो ये भी सही है, नॉर्मल स्टेटमेंट है, ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाल के IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में किस मुद्रा को जोड़ने के लिए प्रस्ताव किया गया था? तो चाइनीज मुद्रा थी, क्या है, रेनमिनबी। चाइनीज मुद्रा थी रेनमिनबी, इसको जोड़ने के लिए प्रस्ताव किया गया था। 2016-15 की बात है ये, और 16 में क्वेश्चन आया, ये भी करंट का क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय संगठन इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल कमेटी विश्व अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को उसके कार्य की दिशा पे सलाह देता है। बिल्कुल सही है। और IMFC के बैठक विश्व बैंक प्रेक्षक की भांति भाग लेता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय गरिमामय अभियान, ये भी क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, क्यों लाया गया था ये कि मैला ढोने की जो प्रथा थी, मैला जिस तरह से लोग ढोता था अपने सर पे, उसको समाप्त करने के लिए और उसको भी एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो है प्रेरित करने के लिए लाया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे, ये भी सही है। एक सेकंड में देख लेता हूँ, हाँ राइट। और कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत अक्सर क्वेश्चन पूछा है लिंगायत को लेकर के, याद रखना लिंगायत पे अक्सर क्वेश्चन पूछा है, जो भगवान शिव की आराधना करते हैं। कन्नड़ क्षेत्र के कनाडा में पाए जाते हैं, ये कर्नाटका में पाए जाते हैं, कन्नड़ क्षेत्र हैं। कि लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पे प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपोर्ट कवर, देखो इंपोर्ट कवर क्या होता है कि जब आपका आयात बहुत ज़्यादा हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व के द्वारा उसका भुगतान देश करता है, जो आपके पास फॉरेक्स है वहाँ से अगर आप उसका भुगतान करते हैं तो उस महीने को कहा जाता है इंपोर्ट कवर मंथ। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19 में जो इस तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष इस तरह का क्वेश्चन एक आता ही आता है।
रोहिंग्या कहाँ का है? म्यांमार का है। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मधेसी नेपाल का है, ये भी सही है। कुर्द बांग्लादेश का नहीं है, कुर्द है इराक के आसपास का। तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। सेपरेटिस्ट मूवमेंट जहाँ भी होता है ना वहाँ पे क्वेश्चन आता ही आता है। पिछले 3-4 वर्ष से आप देखोगे, जैसे कैटालोनिया अलग होना चाहता था स्पेन से, तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया था कैटालोनिया कहाँ से संबंधित है, कहाँ से अलग होना चाहता है, तो स्पेन से अलग होना चाहता था, तो कैटालोनिया पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन OPCW के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है। यह यूरोपीय संघ का संगठन है जिसका नाटो और WHO के कार्यकारी संबंध है, बिल्कुल गलत है। हमने बोला है यूपीएससी नॉर्मली संस्था का नाम आपसे गलत पूछता है, याद रखना। यूपीएससी जो भी संस्था का नाम देगा कि ये इस संस्था से संबंधित है, ये इस संगठन से संबंधित है, मैक्सिमम टाइम वो गलत होता है। 90% टाइम वो गलत होता है। 2019 से लेकर के 16 तक का पेपर मैंने एनालिसिस किया और मुझे यही दिखा। तो पहला स्टेटमेंट अगर गलत है तो ए होगा नहीं, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ बी होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी करंट का क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी तक हमने बनाया, बस 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन करंट के हैं। पहला स्टेटमेंट, यह योजना के अंतर्गत कृषकों के वर्ग को किसी भी मौसम में उसके द्वारा किसी भी फसल की दर की खेती के 2% एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना था, बिल्कुल गलत है। देखो 2K नॉर्मली याद रखना, 2K यानी खरीफ का जो पौधा होगा या खरीफ की जो फसल होगी उस पर किसानों को 2% देना था। 5H 5% हॉर्टिकल्चर पे देना था, और 1.5R 1.5% रबी पे देना था। यानी 2% खरीफ पे, 5% हॉर्टिकल्चर पे और 1.5% रबी पे देना था किस्त किसानों को। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 2% एक समान दर था, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। दूसरा बिल्कुल सही है कि चक्रवात और गैर मौसमी वर्षा होने वाले कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत किया गया था, बिल्कुल उसका भी इंश्योरेंस मिलता अगर वहां नुकसान होता तो। बी बिल्कुल इसका सही हो गया। ग्रेट इंडियन हॉर्न बिल का नेचुरल हैबिटेट कहाँ है? तो पश्चिमी घाट, इंडिया का जो पश्चिमी घाट है, केरल के आसपास का जो क्षेत्र है खास करके वहां मिलता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट देखो, नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है, ये भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। चक्रीय आधार पे मुख्यमंत्री जो है इसका अध्यक्ष होता है, ये बिल्कुल गलत है। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं होता है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए उसका सही हो जाएगा। नेम कोटेड यूरिया, ये भी करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, नेम कोटेड यूरिया, इसका क्या काम होता था कि नीम लेप मृदा में यूरिया के जो घुलने की दर होता था उसको धीमा कर देता था, राइट। मृदा में जो यूरिया की घुलने की दर होती है उसको स्लो कर देता, ताकि यूरिया अधिक समय तक सस्टेन कर सके और मिट्टी को अधिक समय तक पोषक की प्राप्ति हो सके। बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25, किसी राज्य के मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल गलत है। वो मुख्यमंत्री के आदेश पे, मुख्यमंत्री के ऑर्डर पे उसकी नियुक्ति होती है, कह सकते हो मुख्यमंत्री इसकी नियुक्ति करता है। और राज्य के मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, ये भी गलत है। मुख्यमंत्री जब चाहे उसको हटा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। स्टैंड अप योजना, स्टैंड अप इंडिया जो आया था, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। SC ST और महिलाओं के शामिल किया गया था, उसकी उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, वो किस तरह से अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं उसके लिए आया था। और सिडबी इसको फिनांस करती थी, ये भी सही है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 का सी, ये भी करंट का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 27 का जो क्वेश्चन है, ओके हाँ, 27 के क्वेश्चन में थोड़ा टेक्निकली हमको देखना होगा। फॉ को लेकर के क्वेश्चन है। FAO जो है ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम,
IAHS ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम की हैसियत प्रदान करता है। इस पहल का लक्ष्य क्या है? देखो इसका तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो। इस प्रकार अभी निर्धारित GIAHS भिन्न भिन्न कृषि उत्पादों को GI टैग की हैसियत प्रदान करता है। GI टैग का हैसियत ये प्रदान बिल्कुल नहीं करता है। मान लो कि इंडिया के किसी उत्पाद को अगर GI टैग प्रदान करना है तो वो चेन्नई से प्राप्त होता है, तो उसके लिए फॉ की आवश्यकता नहीं है। तो अगर तीसरा स्टेटमेंट आप गलत करोगे, अगर तीसरा स्टेटमेंट आपने गलत कर दिया तो फर्स्ट नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, आंसर बी हो जाएगा, राइट। तो इस तरह का जो क्वेश्चन दिखने में टफ होता है बहुत आसान होता है, उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उसका बस आप एक वीक पॉइंट पकड़ लो। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी। क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, तीनों ही है, दिवांग भी है, कमित भी है और लोहित भी है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोर बैंकिंग सिस्टम किसे कहा जाता है, ये भी देखो। कोर बैंकिंग सिस्टम, राइट, एक सेकेंड, हाँ, कोर बैंकिंग सिस्टम। तो पहला तो तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो कि यह विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग NPA के अधिग्रहण दूसरे बैंक के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल गलत है। क्या आपने कभी सुना है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं? तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, गलत है। कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होता है कि बैंकिंग को किस तरह से आसानी से पहुंचाया जा सके, ठीक है। जैसे मान लो ये बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खातों के संचालन हेतु किसी भी खाते से कर सकने वाली सुविधा देता है तथा अपने खाता कहीं से भी खोल सकता है। तो पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है, तीसरा गलत है। कोर बैंकिंग में क्या होता है कि आपका जो बैंकिंग है, मान लो आपकी बैंकिंग यूज करते हो आप पंजाब का, आप बिहार आ चुके हो, तो आप बिहार से भी अपने बैंकिंग को रेगुलेट कर सकते हो। वहाँ से किसी भी शाखा में, आपकी जो भी बैंक है उसके किसी भी शाखा में जाकर के अपनी बैंकिंग को रेगुलेट कर सकते हो, भले ही आपका अकाउंट इंडिया के किसी भी कोना में हो। तो देखो पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, तो ये तीनों होगा नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 30, जो पहला एनेक्स देश है ये कार्टेजना प्रोटोकॉल से संबंधित है। बिल्कुल गलत है। प्रमाणित उत्सर्जन इकाइयाँ, क्या ये नगोया प्रोटोकॉल से संबंधित है? ये भी गलत है। स्वच्छ विकास क्रियाविधि या क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है? ये बिल्कुल सही है। देखो बेसिकली ये तीनों जो है ना, ये तीनों ही क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित हैं। और क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 97 में, COP3 इसको कहा गया। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज की जो पहली समिट हुई थी वो 95 में हुई थी। सेकेंड और थर्ड जो हुआ था वो हुआ था आपको क्योटो जापान में, और वहाँ पे ये तीनों बातें की चर्चा की गई थी। तो बेसिकली ये तीनों संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल से। तो हमारा जो सुमेलित है वो केवल एक है और वो है तीसरा स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 31, जैव सूचना विज्ञान। जैव सूचना विज्ञान की घटनाओं की गतिविधि के संदर्भ में ट्रांसक्रिप्टॉन किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये भी इसका बिल्कुल सही होगा कि किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को ये सुनियोजित करता है। मिशन इंद्रधनुष क्या है? मिशन इंद्रधनुष जो है टीकाकरण है, राइट। हम किस तरह से टीका देते हैं? तो स्टेटमेंट देखो टीका किससे संबंधित है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहला जो स्टेटमेंट है वही है। मिशन इंद्रधनुष में माँ और बच्चे को खास करके टीका दिया जाता है, राइट। ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन किससे संबंधित है क्वेश्चन पूछ रहा है। इंग्लिश में चलते हैं, इसका हिंदी में पता नहीं चल रहा। कुछ क्वेश्चन आपको इंग्लिश में बनाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है खास करके साइंस का क्वेश्चन है वो हिंदी में आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो ग्रीन इंडिया मिशन जो सरकार लाई है इसका क्या उद्देश्य है? इनकॉर्पोरेटिंग इन्वायरमेंट बेनिफिट एंड कॉस्ट इनटू यूनियन स्टेट बजट देयर बाय इम्प्लीमेंटिंग द ग्रीन अकाउंटिंग। चलो इसके बारे में हमें पता नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो कि लॉन्चिंग द सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्या द्वितीय हरित क्रांति लाने वाली है सरकार ग्रीन मिशन को लेकर के? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो दूसरा स्टेटमेंट अगर गलत है तो देखो बी होगा नहीं और डी होगा नहीं। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, रीस्टोरिंग इनहेंसिंग फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर। ये बिल्कुल सही है।
तीसरा स्टेटमेंट पढ़ के भी सही लग रहा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो गया। पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा बिल्कुल सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34। भारत में पूर्व संवेदित पैकेज्ड वस्तुओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग लेबलिंग विनियम 2011 के अनुसार किसी निर्माता को मुख्य लेबल में निम्नलिखित में कौन सी सूचना अंकित करना अनिवार्य है? देखो, FSSAI को लेकर के ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सा सूचना आपको देना बहुत ही जरूरी है? देखो, कौन सा देना सूचना जरूरी है? पहला तो शाकाहारी या मांसाहारी है, बिल्कुल देना जरूरी है। दूसरा कि पोषण विषयक सूचकांक ये भी देना बिल्कुल जरूरी है। और संघटकों की सूची, उसमें क्या क्या सूची में शामिल है। जैसे मान लो अगर सामान आप मार्केट से जाकर के एक डब्बा खरीदते हो किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे कौन कौन सा सूचना देना आवश्यक है, इसको लेकर के क्वेश्चन है। और इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है? इसको इंग्लिश में चलते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, वायरलेस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है प्रोजेक्ट लून। नेट मीटरिंग क्या होता है? देखो, नेट मीटरिंग क्वेश्चन लगातार चर्चा में था, क्योंकि 2015 में पेरिस क्लाइमेट हुआ था। उसके बाद सोलर प्लेट लगातार चर्चा में थी, सोलर को लेकर के सरकार सजग थी। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि परिवार या उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपभोग बिल्कुल सही है। इसी को कहा गया नेट मीटरिंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड बैंक सब जानते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। बंजारा कौन था? ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी का, जो क्लास 6 में है। तो बंजारा संबंधित था आपको व्यापारी से, ऑप्शन डी इसका सही है। तो क्लास 6 का एनसीईआरटी भी काम देता है, याद रखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, सम्राट अशोक के अध्यादेश का सबसे पहले विघटन किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। ग्राम न्यायालय को लेकर के क्वेश्चन है। देखो, पहला स्टेटमेंट पढ़ो, यह अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल, नॉर्मली केवल अगर लगता है तो आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए, केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकती है, आपराधिक की नहीं, बिल्कुल गलत है। दूसरा, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों के मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, बिल्कुल सही है, सुलह करवा देता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। टीपीपी को लेकर के ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ये बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट। चीन और रूस के अलावा जो है सब देश शामिल थे, ये बिल्कुल गलत है। और केवल तटवर्ती सुरक्षा के प्रयोजन के लिए किया गया सामरिक संगठन, ये भी गलत है। इसका बहुत सारा उद्देश्य था, जो अमेरिका ब्रिटेन के मध्य हुआ था, लगभग कह सकते हो अटलांटिक महासागर को क्रॉस करके अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, इधर ब्रिटेन, फ्रांस, बहुत सारे देश शामिल था। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन जो 2015 में हुआ तीसरा सम्मेलन था, बिल्कुल सही है। आखिर करंट का क्वेश्चन है, रिसेंट न्यूज होगा तभी चर्चा में होगा। अब देखो, पहला अगर स्टेटमेंट आपको पता है कि सही है, तो दूसरा बाय डिफॉल्ट गलत होगा। कि इसकी शुरुआत अगर मान लो 1951 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है, तो क्या 2015 या 16 तक तीसरा ही सम्मेलन होता? बिल्कुल गलत है। प्रत्येक वर्ष सम्मेलन होता है, या प्रत्येक 2 वर्ष पे सम्मेलन होता है, या प्रत्येक 3 वर्ष पे सम्मेलन होता, तो भी लगभग 20-30 सम्मेलन हो चुके होते हैं। तो अगर आप पहला स्टेटमेंट सही कर रहे हो तो दूसरा बाय डिफॉल्ट गलत होगा, राइट। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, दोनों ही स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। यस, दोनों ही स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है कि ये दिशा निर्देश के उधारों पे ब्याज की दरें निर्धारित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए था, कि बैंक किस तरह से लोन की दर जो है कांस्टेंट रखेगी, उसके लिए पारदर्शिता किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से इंक्रीज किया जाए, उसको लेकर के था। तो ये दोनों स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, देखो,
खड़ाई ऊँट, इस तरह का क्वेश्चन कभी आपने सुना नहीं होगा, लेकिन इसको आप टेक्निक के माध्यम से ही बना सकते हो। खड़ाई ऊँट को तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो आप, यह जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जाता है। अगर ऊँट होगा तो जंगली नहीं होगा, उसको पालतू बनाया जा सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो तीसरा अगर गलत है तो सी होगा नहीं, डी होगा नहीं, बी होगा नहीं, आंसर ए हो जाएगा कि समुद्र में 3 किलोमीटर तक तैरने की क्षमता है, बिल्कुल सही है। और यह मैंग्रोव की चढ़ाई पर जीता है, ये भी बिल्कुल सही है। मैंग्रोव के क्षेत्र में पाया जाता है, खास करके जहाँ पे दलदली भूमि होती है वहाँ पे ये ऊँट पाया जाता है। हाल में ही वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई जाति और भिन्न जाति मिली है। ये भी क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है। कहाँ मिला था? लगभग 11 मीटर तक जिसका लंबाई होता था, ये अंडमान द्वीप में मिला था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। INS अस्तधारणी क्या है? आई गेस ये टारपीडो होना चाहिए। मैं देख लेता हूँ आंसर क्या है। यस, INS अस्तधारणी क्या है? एक टारपीडो है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। देखो, GL-10 ग्रीज लाइटनिंग 10 क्या है? तो नासा द्वारा परीक्षित विद्युत वाहन है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो मत बनाना, याद रखना। अगर ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे आपको कोई पता न चले और सिर्फ एक ऑप्शन सही हो, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आप बना सकते हो। 2 या 3 स्टेटमेंट में आपको जो एलिमिनेट करना होता है आसान होता है, लेकिन इस तरह का जिसमें 4 ऑप्शन है, आपको कुछ पता नहीं है तो उसको छोड़ देना ही चाहिए अगर आपको नहीं पता है तो। क्वेश्चन नंबर 47 जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर अटेम्प्ट करना चाहिए, इसको आप बना सकते हो। देखो, इस क्वेश्चन का जो है पहला तीसरा स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं कि इस योजना के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वाणिज्यिक फसलों के किसानों को पोषकों के अत्यावश्यक निवेशों और लघु सिंचाई उपकरणों के निःशुल्क किट प्रदान कर कदन की खेती को प्रोत्साहित करना था। बिल्कुल गलत है, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। मिलेट जो होता है मतलब होता है एक तरह से मक्का की खेती को प्रोत्साहन करने के लिए जो है इस तरह का जो लेंदी स्टेटमेंट होता है नॉर्मली यूपीएससी गलत पूछता है, तो इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं था। तो देखो, अगर तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है तो बी होगा नहीं, डी होगा नहीं, या तो ए होगा या तो सी होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब सेकंड पे चलो। इस योजना में निर्धन, लघु, सीमांत और जनजातीय किसानों को बड़ी हितकारिता है, बड़े स्टेक है, बिल्कुल सही, उसी के लिए ये योजना लाया गया था। तो 1 और 2 बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो गया? सी। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ था? तो ये प्रयुक्त हुआ था आपको बंगाल विभाजन के विरुद्ध 1905 में प्रयुक्त हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 50, देखो ये क्वेश्चन 2019 के प्रीलिम्स में भी पूछा, सेम क्वेश्चन पूछा, तो इसलिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहिए। ये क्वेश्चन 19 के प्रीलिम्स में भी पूछा। बोधिसत्व बौद्ध धर्म के हीनयान से संबंधित है, बिल्कुल गलत है, ये महायान से संबंधित है, ये आपको गलत हो गया। अगर पहला स्टेटमेंट गलत है तो देखो ए होगा नहीं, डी होगा नहीं, या तो बी होगा या तो सी होगा। और बी और सी दोनों में स्टेटमेंट 2 कॉमन है, तो स्टेटमेंट 2 बाय डिफॉल्ट सही हो गया। तो आपको स्टेटमेंट 2 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो। बोधिसत्व समस्त चेतनाओं, प्राणियों और उसके प्रबोध के मार्ग पे चलने में सहायक और स्वयं की विद्यमान प्राप्ति विलंबित करता है, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो गया? आंसर बी हो जाएगा इसका। तो चलिए, इस तरह से जो है आप सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसके बाद भी कैसे सॉल्व करना चाहिए हमने बताया। और ये जो है 2016 का प्रीलिम्स था, इसमें काफ़ी क्वेश्चन करंट के पूछे गए थे और इजी क्वेश्चन था, इसलिए 116 से लगभग मार्क्स इसका कट ऑफ गया था। तो चलिए, पार्ट 1 में हमारे पास इतना ही है। पार्ट 2 में रिमेनिंग क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।